सुनीता कहाँ हो? और ये कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? कमरे में प्रवेश करते उनके पति मोहन बोले, कुछ काम था आपको? मुझे थोड़ी थकान हो रही है, सोचा लेट जाऊं। उन्होंने सर पर हाथ फेरा। अरे, तुम्हें तो बुखार है। आप यूं ही परेशान होते हैं। दवा लूंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। इस उम्र में यह सब लगा रहता है। बताओ, कहाँ है दवा? उन्हें पता था वो दवा नहीं लेंगी, झूठ बोल रही हैं। बड़के ने कहा है आते वक्त लेता आएगा। मैं आपकी चाय बना देती हूँ। मतलब घर में दवा थी ही नहीं। नहीं, तुम आराम करो, मैं बहू को बोल देता हूँ। बड़ी बहू, 2 कप चाय बना दो। पापा जी, मैं अभी ऑफिस से थकी आई हूँ, आप माँ जी से ही बनवा लीजिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। चलो, छोटी को ही बोल देता हूँ। उसका दरवाज़ा बजा बजा कर रह गए, पर वो कमरे से ना निकली। इंसान कभी कभी बेबस हो जाता है। हार कर वापस आ गए। क्यों जी, चाय कहाँ है? अरे, तुम सो जाओ, बहू लाती होगी। बोल खिड़की के पास बैठ गए, सोचने लगे। ये ज़िंदगी भी बड़ी जंग है। उम्र के हर पड़ाव में लड़नी ही पड़ती है। काफ़ी देर बाद जब सुनीता जी उठी, देखा मोहन जी वहीं बैठे थे। जी, चाय पी क्या? तुम अपना ध्यान रखो, एक दिन चाय ना पीऊँगा, मर नहीं जाऊँगा। और देखता हूँ बड़का आया कि नहीं। मोहन जी बाहर पहुँचे। अरे सुमित बेटा, माँ की दवा लाया? पापा भूल गया, कल ले आऊँगा। भूल गया? जिसने अपना सर्वस्व तुम लोगों के लिए भुला दिया, तुम उसके लिए एक दवा नहीं ला सकते? आज तुम्हारी माँ को बुखार है, मुझे लगा तू ले आएगा, इसलिए बैठा रहा, वरना कब का दे दिया होता। अरे पापा, 1000 काम है मुझे, नहीं याद रहा। आप ये इमोशनल ड्रामा मत चालू करो। और आज एक पार्टी है, हम सभी जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा। आप चिंता ना करना, खाना खाकर सो जाना। कहते हुए सभी लोग उनके सामने चले गए। वे धीमे कदमों से रसोई में पहुंचे तो देखा सारे पतीले औंधे पड़े थे। खाना तो था ही नहीं। उन्होंने सोचा, अब सुनीता तो बीमार है, उठ नहीं सकती। खुद ही मूंग दाल, चावल, मसाले, पालक, टमाटर काट काट कर कुकर में चढ़ा दिए। 4 सीटी में बंद कर पास की मेडिकल से पैरासीटामोल की गोली ले आए। तब तक कुकर ठंडा हो चुका था। थाली में निकालने लगे, देखा आधी खिचड़ी जल गई थी। अब जो खाने लायक थी उसे लेकर कमरे में पहुँचे। जल्दी से खाना खाओ, दवा लो और ठीक हो जाओ। ये किसने बनाई? सुनीता जी आश्चर्य से पूछी। थोड़ा जल गई है, माफ़ करना, नज़रों को झुकाकर बोले। अरे बहुत बढ़िया है, मेरे भाग्य से मुझे पति के हाथ का स्वाद मिला, और क्या चाहिए? मैं तो छक्कर खाऊंगी। बोल जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे मुझे भी चखा दो। नहीं, मेरे लिए बनाई है, मैं ही खाऊंगी। मगर मोहन जी थोड़ा चख ही लेते हैं। हाय राम, ये तो बेस्वादी बिना नमक बनी है। तुम कैसे खा ली? उन्हें याद आया एक समय था जब वे तानाशाही दिखाते, जरा से नमक में ऊंच नीच होने पर थाली फेंक दिया करते थे। मगर आज उन्हें एहसास हो गया खाना बनाना कोई खेल नहीं। मेरी पत्नी मेरी नाराज़गी झेल एक जंग ही लड़ती थी। यही सोच उनकी आंखों के कोर नम हो गए। अजी, इसमें आपका प्यार मिला है, कैसे ना खाऊं? चलो अब आराम करो। मोहन जी सोच में डूब गए। कितना घमंड था मोहन जी को अपने 3 बेटे होने पर। खुद की छोटी सी परचून की दुकान से दिन रात एक कर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की। बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले। इसी शहर में दोनों बेटा बहुएं अच्छी नौकरी करते हैं। तीसरा वाला विदेश में सेटल है। घर भी अच्छी कॉलोनी में कर्जा लेकर बनाया था, तो कोई परेशानी नहीं थी। 62 की उम्र में बच्चों के कहने पर दुकान किराए से चढ़ा घर में 2 साल से आराम कर रहे थे। लेकिन पत्नी सुनीता की जंग जब से शादी कर आई है तभी से चली आ रही है। मोहन जी बड़े कड़क मिजाज और तानाशाह रहे। हर काम समय पर पूरा होना चाहिए, ऐसी जिद रहती। एक एक कर घर में लड़कों ने जन्म लिया। उन्होंने भी अपनी चलाई। वो कहती लड़कों को भी घर का काम सिखाना चाहिए, मुझे मदद होगी। मगर मोहन जी हमेशा कहते मर्द कभी
औरत वाले काम नहीं करते, जिसके चलते तीनों ही सुनीता जी की कोई मदद नहीं करते, सिर्फ खाते पढ़ते सोते। मजाल है जो एक रुमाल भी घर के मर्द अपने हाथ से उठा लें। बेचारी सुनीता जी चुपचाप नियतिमान सबका काम करती रहीं। फिर घर में बहुएं आईं, दोनों ही कामकाजी निकलीं। उन्होंने भी अपनी सास की कद्र नहीं की। घर, रसोई, बच्चे पलवाने का काम उन पर छोड़ आज़ादी से नौकरी करती रहीं। किसी ने सही कहा है, पति कद्र करते तो आगे बेटा बहू को भी करनी पड़ती। अब पोता पोती बड़े हो गए हैं तो 2 सालों से बेटा बहू की बेकदरी बढ़ती चली जा रही है। दोनों बहुएं ज़रूरत पड़ने पर कमरे से नहीं निकलती। बेटे भी खर्चे के नाम पर तुनक जाते हैं। कहते हैं, इस उम्र में आपको क्या ज़रूरत। अरे ज़रूरतें बता करती हैं क्या। मगर आज सुनीता जी को यूं बेवक्त सोता देख मोहन जी की आंखें खुल गईं। कहीं सुनीता को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। एक ही दिन में खाने पीने के लाले पड़ गए तो समझ आया। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं, चलो अब तुम आराम करो। वे जागीं तो पूछने लगीं। अगले दिन सुनीता जी की तबीयत ठीक लग रही थी। मोहन जी चाय बिस्कुट लेकर कमरे में आए। तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। शक्कर भूल गया था लेकिन चख ली थी। देखो ठीक है या और लाऊं। जी, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आपका रसोई में काम करना पड़ रहा है, माफ़ करिएगा। तुम चुपचाप अपनी सेहत का ध्यान रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। कुछ दिनों में सुनीता जी ठीक होकर रसोई जाने लगी तो मोहन जी ने उन्हें रोक दिया और अपने साथ सैर पर ले जाना शुरू किया। पार्क में ही कुछ योगा, ध्यान और बुजुर्गों का लाफिंग क्लब ज्वाइन करवाया। दोनों बाहर ही सुबह चाय पीकर आते, जिससे उन्हें घर में बनवानी ना पड़े, बहुओं से कहना ना पड़े। अब दोनों फिर घूमने निकल जाते, फिर कभी मनपसंद खाना भी खाते। उन्होंने सुनीता जी को साड़ी की बजाय सूट दिलवाए, जिससे उन्हें चलने फिरने में आसानी हो। अब मोहन जी अपने जीवन साथी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखते। हर शौक़ जो बच्चों, जिम्मेदारियों के चलते नहीं कर पाए थे, वो अब पूरा करने की ठान चुके थे। कुछ दिनों बाद गणगौर का त्यौहार आया। बहुएं मेहंदी वाली से मेहंदी लगवा रही थीं। तभी सुनीता जी बोली, बहू मैं भी मेहंदी रचाऊंगी। मुझे बहुत शौक़ है सजने संवरने का, मगर घर के कामों के चलते कितने वर्षों से ढंग से लगवा ही नहीं पाई। और तुम्हारे ससुर जी को भी मेरे भरे भरे हाथ पसंद हैं। शर्माते हुए बोली, तुम दोनों का हो जाए तो मुझे भी लगवा देना। इतना सुनते ही बड़ी बहू तमतमाकर बोली, माँ जी, अब बुढ़ापे में आपका ये रूप की रानी बनकर बन-ठन कर पूजा करना शोभा नहीं देता। बहू, मैं एक सुहागन हूँ, ये मेरा अधिकार सौभाग्य है, फिर मैं क्यों ना 16 सिंगार करूँ। बस कीजिए, आपको नहीं लगता इस उम्र में आपको बहू की होड़ नहीं करनी चाहिए। छोटी कहाँ पीछे रहने वाली थी तो बोल पड़ी। सारी बात पर्दे की ओट से सुन मोहन जी सोचे, परायों से जीत भी लें पर अपनों से कैसे जीतें। तब मोहन जी बाहर आ गए। बड़की छुटकी बहू, ये क्या तुक है अपनी माँ समान सास से ऐसे बात करने की। पापा जी, क्या गलत बोल दिया हमने। माँ जी थोड़ा बीमार क्या हुई, आपने तो इन्हें खुली छूट दे डाली। बहुओं के आगे सूट पहनना, 1 घंटे बैठकर अखबार वाचन करना, सैर, योगा, घूमने फिरने निकल जाना। घर, रसोई से संन्यास ले लिया। हम दोनों खट्टी रहती हैं, ये मज़े से खा पी कर चल देती हैं। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब तो ये हमारी बराबरी करने लगी हैं, जो इन्हें इस उम्र में शोभा नहीं देता। बड़ी बहू हाथ नचाते हुए बोली, बस करो बहू, ये मत भूलो ये घर आज भी हमारा है, तो तुम्हें हमारे नियम कायदे कानून से ही चलना होगा। ज़्यादा परेशानी है तुम लोगों को तो जाओ अपना नया घर बनाओ। तुम लोगों ने मजबूर किया, वरना सोचा नहीं था ये सब अपने बच्चों को याद दिलाना होगा। और तुम्हारी माँ को क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारी राय नहीं पूछी गई। उसे शौक़ हक दोनों हैं और मैं उसके हर शौक़ को पूरा करूँगा, जिसमें किसी का हस्तक्षेप मुझे पसंद नहीं। कान खोलकर सुन लो, क्या शोभनी है क्या नहीं, यह मुझे भली भांति ज्ञात है। अपने पिता की बातों को दोनों बेटों ने भी सुन लिया था। पापा सही कह रहे हैं, मम्मी ने बहुत किया है हमारे लिए, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारे बच्चों को हमसे बढ़कर पाला, हम बेफिक्र होकर नौकरी कर सकें,
सिर्फ माँ जी की वजह से। माफ़ करिएगा माँ पापा हमारे ऐसे बर्ताव के लिए। दोनों बहुएं भी अपनी सास से माफ़ी मांगती हुई बोलीं, माँ जी पहले आप ही मेहंदी रचवाएंगी और पापा जी जो आपके लिए लाल बनारसी साड़ी लाए हैं आप वही पहन पूजन करना। पता नहीं बेटा बहू को पश्चाताप हुआ कि नहीं, यह अपने बड़े मकान और दुकान का लालच उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर गया। मोहन जी मन ही मन खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की बड़ी जंग जीत ली है, क्योंकि आज अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पाए थे। गणगौर पर सजी धजी सुनीता जी को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बरसों बाद दोनों का पुनर्मिलन हुआ है।